नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है ढंग का आदमी। नाम रानी, पर यथा नाम तथा काम वाली कहावत उस पर लागू नहीं हो सकती। मेरे घर को अगर मिला लिया जाए तो कुल 4 घरों में काम करती है। दिन रात धूप छांव में काम करते करते साफ रंग भी तांबेई हो गया था उसका, और आवाज़ मीठी होते हुए भी कठोर हो गई थी। वह मैं को हमेशा महारी बोलती। मातृभाषा तो लोगों के घर काम करते करते कब का दरकिनार कर चुकी। अगर नहीं करती तो उसके और उसके नियोक्ताओं के बीच काम चलता भी कैसे। उम्र यही होगी कोई 30 साल। शादी के बंधन में बंधी या नहीं, कई बार सवाल कौंधता जरूर। कारण शादीशुदा होने का कोई चिन्ह, सिंदूर, मंगलसूत्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर क्या पता आधुनिक स्त्रियों की तरह उसे भी फैशन के विपरीत लगता हो। लेकिन फिर खुद को यह याद दिलाते हुए कि शिष्ट लोग दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते, मैं अपने सवालों को जब्त कर लेती। लेकिन कब तक। एक दिन स्वयं को संयत करने की सारी कोशिश व्यर्थ हो गई और मैंने उस सीमा को तोड़ ही दिया जिसे व्यक्ति विशेष का निजी जीवन कहते हैं। बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, ये घुसपैठ शायद ही किसी को अच्छी लगती होगी, पर मानता कौन है। मैं भी नहीं मानी। रानी, तुमने अपनी पति को क्यों छोड़ दिया? आपको किसने बोला? उसे बुरा लगा। उसकी चेहरे पर खिंचती रेखाएं देखकर मैं सकपका गई। वह कल मैं आगे कुछ बोल नहीं पाई। अब समझी, महारी अम्मा आई थी कल। उसके पेट में कुछ नहीं रहता। तुम्हें बुरा लगा, सॉरी। अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की, पर तीर कमान से निकल चुका था। सॉरी की जरूरत को नहीं। वह तो मारे अम्मा के ऊपर खींच आती है, मौका मिला नहीं शुरू हो जाती है। और कोई बात नहीं है उसके पास, कहती है दोबारा ब्याह कर लूँ। माँ है तेरी, चिंता तो होती ही है। काहे की चिंता? वह तो भावच के मारे डरती है। जब से आदमी को छोड़ा है, भावच को डर लागे कि मैं उनकर घर माँ कब्जा न जमा लूँ। मूर्ख औरत इतना भी ना समझे कि रानी मर जाए पर बिना मान के न जिए। अब आप ही बोलो, माँ भेड़ तो ना हूँ जो किसी भी खूंटी से बन जाऊँ। उसकी बातों में वजन था। इसी के साथ बीते दिनों की याद आ गई। रश्मि, तू शादी के लिए हाँ क्यों नहीं करती? तेरी शादी हो तो तेरी बहनों की बारी आए। मम्मी, कितनी बार और कैसे समझाऊं कि मेरा शादी वादी में कोई विश्वास नहीं है। 7 फेरे लो व किसी और को पूरा जीवन सौंप दो, फिर जलीकट्टी सुनो दिन रात बैल की तरह जूतो। 2 अक्षर क्या पढ़ लिए? तेरा दिमाग खराब हो गया है। 2 अक्षर अक्षर नहीं, पूरा ज्ञान ले लिया है और देख लिया है सबको। आरती को देखो, शादी के 2 महीने बाद लौटकर घर आ गई। उसके पति का पहले से ही कोई अफेयर था और वह शारदा शादी के 4 महीने बाद ही मर गई। आज तक पता नहीं चला कि उसे हुआ क्या था। बस बंद कर यह पुराण, पहले भी मैं 50 बार सुन चुकी हूँ। अब तेरी सहेलियों के भाग्य में ऐसा था तो कोई क्या करे। अगर शादी में इतने खोट होते तो सारी दुनिया कुंवारी न बैठी होती। मम्मी, मुझे अभी तो शादी बिल्कुल नहीं करनी। अगले महीने मेरा प्रोबेशन ख़त्म हो रहा है, फिर सोचेंगे। बात आगे न बढ़ने देने का एक यही हथियार बचा था। चल ठीक है, आजकल तो सभी को दूध देने वाली गाय चाहिए। वैसे इसमें बुरा भी क्या है? 4 पैसे घर में ज़्यादा आए तो बरकत ही होगी। परंतु संभाल ली बात। मेरे मुंह से कुछ निकले उससे पहले ही एक महीना 4 साल में बदल गया। प्रमोशन ख़त्म होते ही 82 की डिग्री कॉलेज में मेरा ट्रांसफ़र हो गया। रोज़ की चिकचिक से दूर यहाँ पर मैं खुश थी, पर यह खुशी हर शाम अपना रंग खो देती थी जब मेरे आसपास के सब अपने अपने घरौंदे में अपनों के बीच गुटरगू कर रहे होते। मैं दीवार से पीठ सटाए किताबों से बात करने में की कोशिश करती। ओ दीदी, कहाँ खो गई? मेरी तंद्रा भंग हुई। तेरा तलाक तो हुआ नहीं है, फिर वापस क्यों नहीं? शुभ शुभ बोलो दीदी। वैसे हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी का फेरा नहीं है। जाति पंचायत बैठी और किस्सा ख़त्म। फिर रिश्ता छूटकर कहीं जुड़ता है? ज़बरदस्ती जोड़ लो, गांठ पड़ जाए। तू तो बड़ी समझदार है। और नहीं तो क्या, समझदारी क्या पढ़े लिखों की जायदाद है? चेहरे पर गर्वीली मुस्कान बिखर गई। आओ दीदी, आप इधर बैठो। आज
महे थाने हमारी रामकथा बतावा। उसने कुर्सी को खींचकर मेरी ओर किया और खुद जमीन पर बैठ गई। 12 बरस की रही माँ बाप ने ब्याह दिया शहर से गांव। फिर सारा जीवन बदल गया। खेत घर सब संभालती, बैल और मुझसे कोई फर्क तो कर ले, पर शिकायत न थी। आदमी कभी कभी दुलारता भी था। सब ठीक था कि एक बार ऐसी खांसी लगी कि छूटी नहीं। काढ़ा पी पी कर गला जुबान सब करवा हो गया। धीरे धीरे कंकाल बन गई। मारी सूद किसी ने न ली। वह तो भला हो उस दीनदयाल का। अरे मारा पड़ोसी बुढ़ा किसी काम के मारे गांव आया था। मारी ऐसी हालत देख शहर जा माँ को खबर दी। माँ दौड़ी दौड़ी आई और माँ उनक साथ जो आई तो वापस न गई। उसने एक सांस में ही अपनी आप बीती कह दी। वापस क्यों नहीं गई? क्यों? अरे ये कौन से बात हुई कि जब शरीर काम का था उसने अपने पास रखा और जब काम का ना रहा तो छोड़ दिया। जो हाड़ मांस उसके लिए तोड़ती थी क्या अपने लिए ना तोड़ सकूं? दीदी आप हमारी जगह होती तो क्या करती? इस सवाल के लिए मैं कतई तैयार नहीं थी। मैं अच्छा छोड़ो, शायद पढ़े लिखों में ऐसा ना होता हो, पर दीदी ये तो बोलो आपने अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? इस हमले से तो मैं बिल्कुल घबरा गई, पर कैसे अपना विरोध जतलाती। सीमाओं को तोड़ने की शुरुआत तो मुझसे ही हुई थी। कोई पसंद नहीं आया? अच्छा तो ये बात है। मेरी बात पर उसने लंबी हुंकार भरी। दीदी ठीक किया आपने। दूसरों की खुशी की खातिर ब्याह मत करना जब तक ढंग का आदमी ना मिल जाए। अरे ये क्या, उसकी बात में तो चुंबक जर गया और मैं खुद को कहाँ रोक पाई। ढंग का आदमी? पर रानी दुनिया में ऐसा कोई सांचा तो बना नहीं जिससे आदमी को नापा जा सके कि वह ढंग का है या बेढंगा। आप हमारी बात नहीं समझी। ढंग का आदमी वह होता है जिसे काम से नहीं चाम से प्यार हो। मतलब कैसे समझाऊं? अब मैं काम कर लूं, देर हो गई तो मिश्रानी मारे को ठोकेगी। उसकी खीखी मेरी जिज्ञासा का अपमान था। वह कैसे समझाती? दीदी बहुत से सारे सवाल ऐसे होवे हैं जिनके जवाब सिर्फ समय के पास ही होवे। मेरे चेहरे का रंग फीका पड़ गया क्योंकि उसकी पारखी नज़रों ने, जिन्हें मैं एक पल पहले ही उल्हाना दे रही थी, ने जान लिया मेरे ढंग के आदमी की तलाश के बारे में। उसकी बातों में सच्चाई तो थी ही जिसे मैं चाहकर भी नकार न सकी। जीवन की ऊंची नीची पगडंडियों पर चलते हुए, ठोकर खाकर गिरते हुए और फिर संभलकर उठकर चलने से जीवन में जो अनुभव रूपी ज्ञान आता है वह बरसों मोटी मोटी किताबों के नीचे दबे रहने से नहीं आ सकता। इस उठने गिरने की प्रक्रिया में जमीन से लगी जो धूल मिट्टी झाड़ी जाती है वह उन कड़वे अनुभवों का प्रतिरूप है जिसे समय का बहाव उड़ा ले जाता है। ढंग का आदमी, शायद ऐसे ही किसी आदमी की तलाश मुझे भी तो है, पर ऐसे आदमी को चुनने का कोई पैमाना भी तो नहीं है। आदमी भी तो यूं ही ढंग की औरत तलाशते हैं और उसके पैमाने सुंदर, मृदभाषी, सिंहासनु, सेवाभावी, गृह कार्य में दक्ष और हाँ अगर कमाती हो तो सोने पर सुहागा। और आदमी रानी से ज़्यादा अब मुझे इंतज़ार था कि कब उसे उसकी पसंद का साथी मिलेगा। मेरी जिज्ञासा वक्त के साथ ऐसे बढ़ रही थी जैसे अमावस्या के बाद चांद। समय की सारी पूंजी अब मैंने एकत्रित कर ली थी। मैं दोबारा घुसपैठ करने की गलती दोहराना नहीं चाहती थी, पर रानी के घर में घुसते ही मेरी आंखें एक्सरे मशीन की तरह काम करने लगती, जो उसके भीतर बाहर का सब कुछ पढ़ लेना चाहती थी। कोई मिला ढंग का, वाक्य गले में ही अटक जाते। महीनों बीत गए और मेरी आस भी टूटने लगी कि एक दिन दीदी आपको, हाँ बोल। अपनी व्याकुलता को छुपाते हुए तुरंत तराजू लेकर बैठ गई। दीदी मारे को थोड़ा पैसा उधार चाहिए। धत तेरे की, खोदा पहाड़ और मन में खटास सी उभरी। तराजू का क्या करूं? दीदी आप पूछोगी नहीं, महीने के बीच में मारे को कौन सी? बता। खींच छुपाना मुश्किल था। मारे को कुछ खरीदारी करनी है। 10 दिन बाद हमारी शादी है। क्या बात कर रही है? दूर जाते जाते जैसे बाजी जीत ली और तुरंत ही तराजू हाथ में ले लिया। एक पलड़ा खाली। बिल्कुल खाली क्यों?
उसमें रानी के ढंग के आदमी का खाका जो रखना था और दूसरे पलरे में मैन फ्रॉम मार्स एंड वीमेन फ्रॉम वीनस से लेकर वे सारी किताबें जिसमें आदमी को परखने के लिए कुछ सांचे रखे गए थे। दीदी, वह मिल तो 4 महीने पहले ही गया था, पर मारा राजी न हो रहा था। पहला वाक्य ही ऐसा कि रानी का पलरा जमीन में धंस गया। इसमें नया क्या है? कभी सुना है कि औरत राजी ना हुई हो? इनकार या इकरार करने के सारे अधिकार तो आदमी जन्म के साथ ही लेकर आता है, और औरत नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। मैं हूं ना, मैं कब तैयार हुई और तुरंत अपनी पीठ थपथपाई। क्यों? तू उसे पसंद नहीं थी? पसंद तो तब होती जब वह मारे को नज़र भर देखता। मारे उर्वशी का हर रूप धरो, पर मजाल है कि जरा सा टस से मस हुआ हो। वह तो क्या, उसकी बात को तुरंत ऐसा पकड़ा कि कहीं बीच में छूट न जाए। वह तो उसके बच्चों को जब कलेजे से लगा लिया तब जाकर, और ये क्या, तराजू का पलड़ा तो चटक गया। बच्चे हैं उसके, और नहीं तो क्या, 2 लड़कियां हैं। उसने उंगलियों को ऐसे उठाया जैसे विक्ट्री मार्क बना रही हो। दीदी, जब उसने हाँ कर दी तो माने लगा जैसे जिंदगी की लड़ाई जीत ली हो। बेवकूफ़ औरत, मैं तो सोच रही थी कि समझदार है, पर ये तो रानी का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे गरा हुआ खजाना मिल गया हो। अनपढ़ है तभी तो। पता है दीदी, कहता था बच्चों की खातिर दोबारा शादी नहीं करेगा। क्या पता सौतेली माँ कैसे रखे। मेरी उथल पुथल से अनभिज्ञ वह बोलती जा रही थी। माँ ने तो जमाने की रीत समझ में ना आवे। माँ तो माँ होती है, सौतेली हो या सगी। वो तो दुनिया वाले जहर भर दे। पलड़ा थोड़ा सा ऊपर आया। सच ही तो है, माँ तो माँ होती है, सौतेली हो या सगी। 9 महीने कोख में रखने से ही कोई औरत माँ नहीं बनती। पल पल अपने प्यार से सींचना, झुलसती धूप में छांव देना, और थक जाने पर गोदी में बच्चे का सिर रख उसको थपकियाना देना, ये एक तपस्या है जिसे करने वाली ही तो माँ कहलाती है। ओ दीदी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? यशोदा ने कान्हा को कहाँ जन्म दिया था, पर कहलाई तो उसकी माँ ही। पलड़ा थोड़ा और ऊपर हो गया। दीदी, सोने का आदमी है, सोने का मतलब पैसे वाला। धत, आप हमारी बात ना समझी। व्यवहार से, गुण से सोने का है। 2 साल पहले उसकी घरवाली को लकवा मार गया। सारा बदन बेकार हो गया। जीती जागती लाश की सेवा करता रहा। माँ बाप भी परेशान हो जाए, पर वह ना हुआ। टट्टी पेशाब सब खुद करवाता। बोलो कोई करेगा इस कलयुग में? कलयुग छोड़ो, सतयुग और त्रेता में भी कोई मर्द ने न किया होगा। 8 महीने हो गए ख़त्म उसकी घरवाली को। आगे मैं और कुछ सुन नहीं पाई। उसका पलड़ा अचानक इतना भारी हो गया कि मैं तराजू को संभाल नहीं पाई। उसके चेहरे की विजयी मुस्कान मेरे दूसरे पलड़े को अंगूठा दिखा रही थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।